आप सभी का सहयोग समाचार के एक और नए दिन में स्वागत है। आज का दिन हम अपने एक ऐसे महानुभाव के कोट से स्टार्ट करेंगे जिनके द्वारा काफ़ी बड़ी एक कंपनी खड़ा की गई। तो वो कोट है कुछ इस प्रकार, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव व्हाट यू डू। ये जो कोट है ये स्टीव जॉब्स के द्वारा कहा गया था, जो कि को फाउंडर हैं एप्पल के। तो मतलब ये कोट से या सुविचार जिसको कहें हम, उसके द्वारा वो यही कहना चाहते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ वही है कि आप जो काम कर रहे हैं, सबसे महान चीज़ वही है जो आप काम कर रहे हैं उसको प्यार करें उससे। क्योंकि अगर जो आप उससे प्यार करेंगे या उससे मतलब आपकी पैशनेट रहेंगे उसको लेके, तो उस काम में आप और अपना मन लगा सकते हैं। क्योंकि और दूसरी बात ये कि वही काम करने की कोशिश कीजिए जिसमें आपकी रुचि हो, या जिसको हम कहते हैं पैशन हो आपकी, कि हाँ मुझे पेंटिंग करना पसंद है। जैसे वो को फाउंडर थे तो उनको बड़ी कंपनी मैनेज करना या एक उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बड़ी लालसा थी कि कोई ऐसा बड़ा कंपनी खड़ा करे जो कि काफ़ी रिवॉल्यूशन लाए पूरे वर्ल्ड में। तो उसी प्रकार से वो अपना वही काम कर रहे हैं जो उनको पसंद है, जिससे उनको प्यार है, जिससे उनको लगाव है। तो हम और आप भी इसी प्रकार के काम करें जिससे हमें और आपको लगाव है। इसी से हम दूसरे अपने सेक्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा इंटरनेशनल डे। जैसा कि हम नेशनल स्टूडेंट्स डे मनाते हैं, जो कि कुछ ही दिन पहले 14 नवंबर को था। आज के दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है यूएनओ के द्वारा। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि आज ही के दिन हम क्यों मनाते हैं। तो आज के दिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि नाजी के द्वारा आज ही के दिन यूनिवर्सिटी ऑफ प्रागवे, एक जगह है यूरोप में, जर्मनी में ही, तो उस जगह पे ही काफ़ी सारे स्टूडेंट के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, उस प्रोटेस्ट पे डायरेक्ट अटैक करके उनको काफ़ी सारे लोग की डेथ भी हुई, काफ़ी सारे लोग बहुत घायल हुए, मतलब बड़े नंबर्स में। तो ये डे इसलिए आज मनाया जा रहा है क्योंकि वो स्टूडेंट्स आगे बढ़ें, जो कि स्टूडेंट्स हैं लेकिन करेज का प्रदर्शन किए हम लोग के सामने, और एक ऐसा कह सकते हैं कि लेवल सेट किए कि भाई ऐसा नहीं है कि आर्मी या कोई रिवॉल्यूशनरी हो जो ही रिफ़ॉर्म ला सकता है। सबसे बड़ा रिफ़ॉर्म यूनिवर्सिटी से ही आती है। चाहे हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फ्रीडम फाइटर्स के टाइम पे एक बहुत बड़ा गढ़ था। जब भी किसी भी गतिविधि जो भी करना रहता था, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, चाहे वो अलग अलग जितने भी हमारे उस टाइम के ऑर्गेनाइजेशंस हो, यहाँ प्लान बनती थी, यहाँ के स्टूडेंट उनका साथ देते थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो यहाँ भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो यहाँ भी वही उनका साथ दिया गया महात्मा गांधी का। तो उसी प्रकार से उस टाइम पे जो हिटलर का जो एकदम डिक्टेटर वाला शासन था, उसके खिलाफ वहाँ के विश्वविद्यालय के बच्चे अपने यूनिवर्सिटी से बाहर आके प्रोटेस्ट किए। उस प्रोटेस्ट के तौर पे उन्हें गिफ्ट में मौत मिली, लेकिन उसको मौत नहीं, हम शहीदी कहेंगे। तो इसी तरीके से स्टूडेंट एक्टिविज़म एक टर्म है, उसको बढ़ावा देने के लिए, और स्टूडेंट अवेयरनेस, जैसे कि अभी गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज़ है, जो कि काफ़ी दिन पहले काला कानून करके आई थी गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि फार्मर्स को लेके, लेकिन उसमें सिर्फ फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया। तो यहाँ यही कहना चाहते हैं, इसका थीम ही यही है कि स्टूडेंट्स लोग अपने आसपास की चीज़ें, जो भी पॉलिसीज़ या जो भी ऐसे गवर्नमेंट की चीज़ें जो इन्वायरमेंट के और सिंपल सिटीजन जो हैं उनके हिसाब से सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, उसके खिलाफ़ अपना आवाज़ उठाएं। ये नहीं है वायलेंस का हेल्प ना लें, नॉन वायलेंस का हेल्प लें। और वो बच्चे भी नॉन वायलेंस का ही हेल्प लेके काम किए थे, क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी जो तथ्यता होती है वो बरकरार रहती है लंबे समय तक। जैसा कि देखें महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के दम पे, हाँ पूरी तरीके से नॉन वायलेंस के दम पे हमें आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन जो बहुत बड़ा कह सकते हैं सक्सेस हुआ वो नॉन वायलेंस के दम पे हुआ। तो आज के दिन 1939 के दिन, आज ही के दिन उनके द्वारा ये प्रोटेस्ट किया गया था, उसी के याद में हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाते हैं। तो हम तीसरी न्यूज़, जो पहली न्यूज़ है हमारी, वो है ट्यूबरक्लोसिस को लेके। जैसा कि हम जानते हैं कि टीबी एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और काफ़ी हद तक जो अगर जिसे अवेयरनेस ना हो तो लाइलाज बीमारी भी कहते हैं, लेकिन नहीं, अभी मेडिसिन जो उसकी ट्रीटमेंट है वो धीरे धीरे आ रही है। हाँ उतने बड़े लेवल पे लोगों के बीच में वो फेमस नहीं है या लोग जानते नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विक्टिम्स हैं उसके, या विक्टिम कह लें या उसको मरीज़ कह लें, सबसे बड़े लेवल पे इंडिया में ही है। टोटल 25% ऑफ पेशेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एग्जिस्ट इन इंडिया और लिव्स इन इंडिया।
मतलब 100% पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन उसका पूरा 25% इंडिया में रहता है। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत चिंता का विषय है हमें। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो ये है कि हमने 2025 तक ऐसा एक लेवल सेट किया था कि हमारी कोशिश रहेगी कि टीवी को पूरी तरीके से जड़ से मिटा दिया जाए हमारे देश से, लेकिन हम उस लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाए। उसमें पॉजिटिव न्यूज़ ये हम कह सकते हैं कि हमने ऐसा किया कि 21% जो पेशेंट थे, नंबर ऑफ केसेस और पेशेंट कह लें, वो घट गया। और 21% पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हमें तो लगेगा अभी 80% तो और बाकी है, लेकिन 20% केस को घटाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो कि टीवी को, क्योंकि काफ़ी सारे नेशंस इसके साथ जिस तरीके से हम लड़ पा रहे हैं उस तरीके से नहीं लड़ पा रहे। पानी देना। तो वो जो मतलब टीवी की रही बात, तो इसमें काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंडिया को सराहना दे रहे हैं कि आपके द्वारा जो कैंपेन चलाया गया वो कैंपेन वाकई में मतलब बहुत अच्छा था। लेकिन हाँ, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसेस होने के तौर पे हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसी चीज़ को हम और अच्छे से आगे बढ़ाएं। और आने वाले समय 2030 जो यूएन के द्वारा एक लिमिट सेट की गई है कि पूरे वर्ल्ड में टीवी के पेशेंट ज़ीरो हो जाएंगे, तो हम उसको सपोर्ट करते हुए अपने देश में भी लागू करें। और रही बात टीवी की, तो टीवी एक ऐसा डिज़ीज़ है या बीमारी कहें जिसका मेडिकेशन करीब 18 से 24 महीने तक चलता है। ये कोई शॉर्ट टर्म क्योर नहीं हो जाता जल्दी से, आप रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन लेंगे, और अगर जो आप मेडिसिन खाना छोड़ दें तो आपको और ज़्यादा लेवल का ड्रग देना पड़ेगा, और उससे और क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पे और ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन लेना सबसे इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा जो आर्टिकल है वो है रेलवे के फूड को लेके। रेलवे का फूड हम लोग जानते हैं कि मतलब अभी तो काफ़ी हद तक जब से IRCTC ने ध्यान दिया है चीज़ें अच्छी हो रही है, लेकिन तब भी रेलवे का फूड काफ़ी समय से बदनाम है। एक मूवी की भी अगर जो मैं बात करूं कि अपरिचित एक मूवी है, लगभग लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे, तो उस मूवी में वही दिखाया गया कि रेलवे की जो खाना है रेलवे का, वो इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि वो जानवर के खाने लायक नहीं हो। वहाँ मतलब काफ़ी समय पुराने जो गले सड़े मांस हैं या गले सड़े वेजिटेबल्स हैं या कहें जो ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं, सस्ते दामों में ख़रीद के बनाने का यूज़। लेकिन अब जब से प्राइवेट ओनरशिप वहाँ आई, रेलवे ने IRCTC के द्वारा काफ़ी सारे नए नए ओनर्स को टेंडर पास किया और उनके अलग अलग सब स्टेशन पे उनका काम किया, तो चीज़ें बहुत सुधरी हैं। और एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं सोशल मीडिया। अब क्या है कि आप सोशल मीडिया पे अपना PNR नंबर डालिए, किसी प्रकार की क्वेरीज़ आप सॉल्व हो सकता है, चाहे वो खाना से रिलेटेड हो, आपके किसी भी चीज़। तो यहाँ जो आर्टिकल में बताया जा रहा है, ये बहुत बड़ा चेंज ये है कि अभी तक आप और हमने रेलवे स्टेशन पे छोटी जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे आप देखेंगे तो कुरकुरे का पैकेट आपको वहाँ नहीं दिखेगा, आपको कोई लोकल ब्रांड्स दिखेंगे वहाँ, चिप्स के या बिस्किट के पैकेट्स। क्यों? क्योंकि जो हमारा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट ये है कि केटरिंग पॉलिसी आई थी 2017 में। वो केटरिंग पॉलिसी के तहत हमारे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, उन स्टेशन पे कोई बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट नहीं बिक सकते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गए, हल्दीराम्स हो गए, या अलग अलग जितने भी और भी KFC हो गए, इन सब के ब्रांड के प्रोडक्ट्स और ब्रांड के शॉप वहाँ नहीं खुलेंगे। लेकिन आज सरकार के द्वारा कुछ ही दिन पहले, काफ़ी दिन पहले से पॉलिसी बात हो रही थी और वो लागू कर दी गई है कि अब जितने भी स्टेशंस हैं उन पे बड़ी बड़ी जो जिसको हम कहते हैं INC, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस, जो अलग अलग जैसे इंडिया में आके काम कर रही है, जैसे हो गया हमारा मैकडी या हम बात करें KFC का, तो वो सब अपने शॉप्स खोलेंगे दिल्ली जैसे, बॉम्बे जैसे बड़े स्टेशन पे। और इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है क्योंकि जो लोकल फूड रहती थी वो उनके पास सैनिटेशन नहीं रहता था, और बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ फेमस हैं वो अपने सैनिटेशंस के लिए फेमस है, हाइजीन के लिए, क्योंकि उनका प्रोडक्ट महंगा तो होता है लेकिन जब सफाई की बात करते हैं तो उनका सफाई अच्छे लेवल पे होता है। इसीलिए रेलवे के द्वारा जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक कदम उठाया गया, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि बड़े बड़े जितने भी
हैंडल्स हैं जो फूड फार्मर्स या फूड बनाते हैं उनके द्वारा अपने शॉप्स लगाए जाएंगे और वो खाना सबसे बड़ी, लेकिन उनको एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उसको जब तक वो पूरा नहीं करेगा तब तक वहाँ उनकी किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं दिया जाएगा बेचने के लिए, और वो पूरा करने के बाद ही दिया जाएगा। वो क्या है? हाइजीन। फिर दूसरी बात, आप जो परिसर में आप अपना शॉप खोले हैं वो साफ़ रहना चाहिए, आपके पास एक डस्टबिन रहनी चाहिए और डस्टबिन रेगुलर बेसिस पे साफ़ सफाई होनी चाहिए। ये एक बेसिक नॉर्म है। बाकी आपके फूड प्रोडक्ट्स को भी चेक किया जाएगा, अगर जो उसमें किसी प्रकार की कंटेमिनेशन पाया गया तो आप पे चार्जेस लगाई जाएंगी और दूसरी बात आपका शायद लाइसेंस भी रद्द हो। तो ये सब चीज़ें दिखाई गई कि न्यू पॉलिसी जो बड़ी ब्रांड्स के लिए बहुत उनके लिए बहुत प्रॉफिट की बात है और काफ़ी सारे एक तरह से इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कैसे कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो खुद ही आके वहाँ काम तो नहीं करेंगी, टेंडर्स पास होंगे, उनके द्वारा काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और स्टेशन पे एक और बड़ा इन्वायरमेंट बनेगा इकॉनमी का। जैसे हम लोग मानते हैं कि जितने बड़ी जैसे कंपनीज़ होती हैं वो जब अपना शॉप इस्टेब्लिश करती हैं तो क्या होता है, इकॉनमी सर्कुलेशन और तेज़ हो जाता है, क्योंकि एक अट्रैक्शन होता है लोगों का बड़े ब्रांड्स के प्रति। छोटे ब्रांड्स के कंपैरिजन में काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं बड़े ब्रांड्स को, तो एक इकोनॉमिक जनरेशन भी बढ़ेगा हमारे स्टेशन पे और धीरे धीरे छोटे स्टेशन तक भी जाएगा। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। तो हमारी जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है वो एडिटोरियल है, वो है पॉस्को एक्ट को लेके। किसी को पता हो तो बताएं पॉस्को एक्ट क्या है। माइनर गर्ल्स जो होती हैं, अगर उनको कोई अफेयर के चक्कर में जो माइनर गर्ल्स होती हैं उनको ज़बरदस्ती कोई कहीं ले जाता है या फिर अफेयर सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उसे पॉक्सो एक्ट कहते हैं। और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मतलब अपने कार्यवाही को लेकर के। जैसा कि रिया ने बताया कि मतलब हमारे जो पॉस्को एक्ट हमारे देश में वो बहुत बड़े लेवल पे और मतलब पूरे वर्ल्ड में, आपको पहले मैं बता दूं कि एक सर्वे हुआ था, उसमें अलग अलग देशों में पॉस्को एक्ट है, लेकिन जो हमारे देश का पॉस्को एक्ट है वो सबसे मतलब कह सकते हैं लॉ के बेसिस पे सबसे हार्ड है और सबसे अच्छा है। मतलब इस अगर जो आपको पॉस्को एक्ट से बचना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी सेंस में हम देखें कि और बाकी नेशंस है तो उसमें थोड़ा ईजी है, जो लॉज है हमारे देश कंपैरिजन में ईजी है। और वर्ल्ड में हमें एक टैग भी मिला है, उसे टैग कहें बेस्ट कंट्री इन पॉस्को एक्ट, बेस्ट कंट्री हैविंग अ लॉ ऑफ पॉस्को एक्ट। वो टैग हमें मिला 2019 में, इकोनॉमिक्स एक सर्वे कराया गया उसके द्वारा। तो पॉस्को एक्ट बेसिकली यही है कि प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, मतलब किसी तरीके से चाइल्ड को सेक्सुअली अब्यूज़ करना, हैरेस करना, वो जितने भी चीज़ें हैं उससे बचाने के लिए ये लॉ लाया गया। और ये लॉ इतनी ज़्यादा कड़ी है कि इसके लिए इसको सबसे बड़े पहली बात आपको मैं करेक्ट कर दूं कि ये लॉ गर्ल्स के लिए नहीं, बॉयज़ के लिए भी है, ये न्यूट्रल जेंडर है। इसका सबसे खास बात यही है, अगर जो हम अभी देश में बात करें कि रेप केसेस जो आ रही है, ऐसा नहीं है फीमेल के साथ ही रेप हो रहा है मैन के साथ। लेकिन जब हम बात करेंगे संविधान की, तो संविधान में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि मैन के साथ भी इस प्रकार के दुष्कर्म हो सकते हैं। वहाँ सीधा लिखा हुआ है सी, मतलब विक्टिम शुड बी सी ओनली, वहाँ लिखा हुआ है। तो इसी के कारण लिमिटेशंस आ जाती है कि जब भी इस प्रकार की चीज़ें हम सुनने को मिलती हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें घटनाएं घट गई एक पुरुष के साथ महिला के द्वारा या और भी पुरुषों के द्वारा, तो वहाँ हमारे जो लॉज का बहुत बड़ा लिमिटेशन दिखता है। लेकिन पॉस्को एक्ट में ये नहीं है। पॉस्को एक्ट में है कि जो बॉय चाइल्ड है या बेबी चाइल्ड है, लड़का हो या लड़की, वो भी दोनों इक्वल हैं और दोनों को भी एक ही तरीके से हमारे जुडिशियरी के द्वारा देखा जाएगा। अभी हाल ही का एक केस है जो कि काफ़ी आई ओपनिंग केस था। मैं बात कर रहा हूँ बेंगलुरु की। बेंगलुरु में एक लेडी थी जो आर्ट क्लास करती थी, उसमें उनका एक स्टूडेंट था 13 साल का। तो जब वो स्टूडेंट रेगुलर बेसिस उनसे क्लास करने जाता था तो उनके मम्मी जब भी उस घर आता था वापस, तो उनकी माँ ने अपने बच्चे के बिहेवियर में चेंज देखा। शांत रहना, थोड़ा कम बोलने लगा, अजीब फीलिंग होने लगी, शाई थोड़ा और हो गया। तो जब माँ ने उससे पूछा और भी चीज़ें पता चली, तो पता चला कि बच्चे के द्वारा आर्ट क्लास में सिखाने के अलावा उसको सेक्सुअली हैरास किया जा रहा है और उसके साथ पढ़ाने के अलावा गलत चीज़ें की जा रही है। तो पहली बात तो बच्चों को पता भी नहीं होता कि उसके साथ गलत हो भी रहा है। कहा जाता है ना गुड टच बैड टच।
हमें स्कूल में सिखाया ही नहीं गया कि गुड टच बैड टच क्या है, तो बच्चों को पता ही नहीं क्या है। लेकिन एक होता है ना, आपके दिमाग में मेंटालिटी होती है, जब आपको कोई ज़्यादा परेशान करेगा या आपके अपने जिसको कंसेंट कहते हैं, अपने कंसेंट से ऊपर जाके आपके साथ किसी प्रकार की चीज़ें करेगा, तो आपकी मेंटालिटी चेंज हो जाती है, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। हाँ, आप किसी से वो बोलेंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, क्या पता आपको शर्म आ रहा हो या आपको लगे कि यार बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन वो चेंज आएगा। और माँ बाप वो चेंज ऑब्जर्व कर लिए। तो माँ ने तुरंत ही अपने पास के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस किया। तो ये केस इतना इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस करने के बाद जो महिला जिसके द्वारा दुष्कर्म किया जा रहा था, उसके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि जैसा कि रिया ने बताया कि उसको तो पता नहीं था, लेकिन महिला 48 साल की थी और वो डॉक्टर थी, एजुकेटेड। वो उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो लॉ है ये वुमेन के लिए नहीं है, वो मैन के लिए है। तो मैं तो बच गई। मैंने किसी प्रकार से कोई किया भी होगा तो ये लॉज़ का लिमिटेशंस यही है कि ये पूरी तरीके से मैन पे लागू होता है, वुमेन पे नहीं। तो जब वो हाई कोर्ट में गई इसी केस को लेके, तो हाई कोर्ट ने उसको सीधा फटकार लगाते हुए कहा कि आपको मैम, पहले तो आप अवेयर होइए, और दूसरी बात कि गलती करने के बाद भी आप अपने आप को प्रिटेंड इस तरह कर रही हैं कि कोई लॉजिक ही नहीं है। उनको कहा गया कि ये न्यूट्रल जेंडर लॉ है, आप मेल हो, मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, दोनों को इक्वली मतलब ट्रीट किया जाएगा, इक्वली उनको प्रोवाइड की जाएगी असिस्टेंट। तो फिर उसके बाद ये केस इंटरेस्टिंग हुआ। तो चीज़ें यहाँ निकल के आई कि एक तरीके से जो समाज में एक टैबू बन गया है कि जो फीमेल चाइल्ड है उसको ही, उसके साथ ही चीज़ें गलत होती हैं। लेकिन नहीं, हमारे इंडिया में एक सर्वे किया गया, उस सर्वे के द्वारा पता चला कि अपने एज में करीब जो 6-7 साल से लेके 12-14 साल की उम्र होती है, सबसे एज जहाँ पर एकदम हम बच्चे होते हैं जिसके हमें कोई ज्ञान नहीं होती, उस टाइम में लगभग 80% चाइल्ड, 70-80% चाइल्ड को सेक्सुअली हैरास किया जाता है। कोई इसमें कोई जेंडर बायसनेस नहीं है, हर एक चाइल्ड को किसी न किसी तरीके से, हमने आपने भी सुना होगा या जानते होंगे चीज़ें, कोई बोलना बताना नहीं चाहता क्योंकि ये सब चीज़ें आदमी एक दब सी जाती है, उसके बाद सोचता है कि भाई ठीक है, अब वो एक हो जाता है कि झेल जाता है कि चलो भाई ये चीज़ें चली गई, अब बाहर निकलेंगी तो मेरी भी बदनामी होगी और फैमिली की भी बदनामी होगी। इसीलिए जब उनसे पर्सनली पूछा गया तो पता चला इंडिया में लगभग चाइल्ड, मान के चले कि हर 4 में से 2 से 3 चाइल्ड इन प्रकार के केसों से ग्रसित रहता है। या तो उसको बैड टच किया जाता है या कुछ बोला जाता है इस प्रकार से, उससे बात की जाती है गलत, या उसको और भी चीज़ें एक्सट्रीम में पहुंच जाती है, लेकिन वो बताता नहीं है। ये बात थी। लेकिन पॉस्को एक्ट का खासियत यह भी है कि ये ऐसा लॉ है कि आपकी उम्र होने के बाद 14 साल के बाद भी आप अपने बचपन में किसी प्रकार के दुष्कर्म हुआ आपके साथ, वो आप तब भी बोल सकते हैं, चाहे आपका उम्र 20 साल हो, 25 साल हो। आप क्या पता डरे हों उस टाइम पे, लेकिन आप बड़े होने के बाद सोचे कि नहीं, जिसने मेरे साथ ऐसा कार्य किया उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और आने वाले समय एक सेट होना चाहिए नंबर कि हाँ भाई, कि इस प्रकार की चीज़ें जो भी करे उसको डर लगे। तो आपकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन आपके साथ 14 साल के पहले हुआ कुछ भी प्रकार की चीज़ें, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। आपको कोर्ट पे वही पॉस्को एक्ट ही चलेगा एविडेंस के बेसिस पे। ये सबसे खासियत इस लॉ में है बाकी कंपैरिजन में। तो इसी के साथ हम आज का सहयोग समाचार यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल इसी एनर्जी के साथ आपके साथ। धन्यवाद।